हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक बेहद ख़तरनाक चैप्टर विद द नेम रियल नंबर्स। ओके, और इस चैप्टर को हम एक बहुत ही अच्छी बुक से कंप्लीट करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, और इस बुक का नाम आप शायद समझ गए हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक वी के सोनी। ओके, सो स्टार्टिंग करते हैं एक अच्छे कोटेशन के साथ। देखिए, एक मैथमेटिशियन है आर डेडेकिंड, इन्होंने क्या कहा है, नेचुरल नंबर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। अच्छा, तो अच्छी बात है भाई कि नेचुरल नंबर जो हैं वो हैं ह्यूमन स्पिरिट का प्रोडक्ट हैं, मतलब वो ह्यूमन स्पिरिट का फल है। चलिए, तो इस कोटेशन के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स दैट ऑफ द नंबर सिस्टम। सही बात है कि इस मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक कंसेप्ट जो है वो नंबर सिस्टम है। ओके, और इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे अपने रियल नंबर की नॉलेज को जो हम क्लास 9th में गेन करके आए हैं। ओके, और हम इस चैप्टर में सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे जो कि इंटीजर्स पर अप्लाई होती हैं। किस पर? इंटीजर्स पर। तो पहली थ्योरम का नाम है जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, जिसे लेमा भी बोलते हैं, मतलब यूक्लिड डिवीज़न लेमा। एंड दूसरी थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, लेटर देयर एप्लीकेशन ऑन कंप्यूटिंग HCF। उसके बाद उसका एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे HCF निकालने में दो इंटीजर्स का, और इरेशनलिटी ऑफ दो नंबर्स लाइक √2 क्यों इरेशनल है, √3 क्यों इरेशनल है, √5 क्यों इरेशनल है। इन सब बातों पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि हम इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं। तो इससे आपका ज़्यादा कोई ख़ास वास्ता नहीं है क्योंकि जो हम करेंगे वो चैप्टर के एंड तक हम सीख जाएंगे। तो केवल यहाँ पर हमने ये जाना कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आइए अब रिव्यू करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स का, मतलब जो हमने आज तक पढ़े हैं वो बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे कोई भी नंबर जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इनफैक्ट ऑल द नंबर्स आज तक जो आपने पढ़े वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इवन नंबर्स, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। ऑड नंबर्स, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उनको आप कैसे लिखोगे। These number may be represented in the form of 2z+1 बिकॉज इंटीजर का मल्टीप्लाई क्या होता है, इवन, और इवन प्लस 1 क्या होता है, ऑड। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और ख़ुद वो नंबर, तो ऐसे नंबर को अपन बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इनके दो फैक्टर हुआ करते हैं। ये प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। को प्राइम नया टर्म हो सकता है आपके लिए, इनको रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। A pair of number is said to be co-prime if the number have no common factor other than 1। जैसे आपके पास 2/3 लिखा है, इसको आप फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते हो बिकॉज इनके कॉमन फैक्टर कौन है, 1। बिकॉज 2 को क्या लिख सकते हो, 2 × 1, और 3 को 3 × 1। यदि कोई चीज़ कैंसिल होने वाली तो 1 है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 है। तो ऐसे नंबर को आप को प्राइम बोलते हैं या रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो ये एग्जाम्पल हैं को प्राइम नंबर्स के। रिमार्क, देयर शुड बी नो कन्फ्यूज़न बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर दैट ए पेयर ऑफ 9 नंबर्स बीइंग को प्राइम। ओके, while the first relate to a natural number and second concern a pair of natural number। ठीक है ना। देखो मतलब क्या है, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में फ़र्क है। एक तो केवल एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी बात कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर। ओके, मतलब जो प्राइम नंबर बोलोगे तो वो अकेला नंबर है, और जब को प्राइम की बात करोगे तो ये देखो, अब ये 12 और 35 है, ये 12 है और ये क्या है, 35 है। अब डिवाइड करोगे तो कैंसिल नहीं होंगे, बट प्राइम ये भी नहीं है, ये भी कंपोजिट नंबर है, और ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक ना, बट ये रिलेटिवली प्राइम है, इसलिए इनको क्या बोलोगे, को प्राइम, क्योंकि आपस में अभी भी एक दूसरे को नहीं काट पाएंगे। ओके, यस, 2 प्राइम नंबर ऑलवेज को प्राइम्स। हाँ, 2 प्राइम नंबर हमेशा ही को प्राइम हुआ करते हैं, मगर 2 को प्राइम नंबर इंडिविजुअली प्राइम हो इसकी कोई गारंटी नहीं है।
ओके, नन वन एंड बोथ ऑफ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर मे बी प्राइम. फॉर एग्जाम्पल 12, 25, 12, 5, 11, 13 पेयर आर को प्राइम. एज रिस्पेक्ट ऑफ ईच नन वन ऑफ देम आर प्राइम रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो भाई देखो, अगर हम पहले की एग्जाम्पल की बात करें 12 और 25, तो 12 और 25 रिलेटिवली तो को प्राइम है, बट इंडिविजुअली वे प्राइम नहीं है. ठीक है ना, बट कुछ एग्जाम्पल में वो प्राइम हो सकते हैं, कुछ में नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर. ऐसे नंबर जो खुद के अलावा, वन के अलावा भी किसी अदर नंबर से डिवाइड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर. ए नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग वन इज सेड टू बी कंपोजिट इफ़ इट इज़ नॉट प्राइम. सीधी बात है, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट होंगे. नेक्स्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? एक द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर द टू गिवन नंबर इज़ द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर. मतलब आपके पास कोई दो नंबर लिखें तो आप उनके कॉमन फैक्टर्स लिख लो, और उनके कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर आएगा, दोनों में ही कॉमन होगा, उसको बोलोगे क्या? HCF. ठीक है ना, इसे GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र. ओके, GCD बोलते हैं. नेक्स्ट, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. आप बचपन से पढ़ रहे हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये भी जानते हैं. ठीक है ना, इसको बताने की बात नहीं है. LCM क्या होता है? रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स. तो दो नंबर का LCM और HCF का रिलेशन क्या है? वो ये है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं A और B, उनका आप HCF और उनका LCM अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर आ जाएगा. ओके, द अबव रिलेशनशिप इज़ नॉट ट्रू मोर देन टू पॉजिटिव इंटीजर. ये रिलेशनशिप दो से ज़्यादा के लिए सत्य नहीं है. वी ऑफन यूज़ अबव रिजल्ट टू फाइंड द LCM ऑफ पॉजिटिव इंटीजर व्हेन वी हैव ऑलरेडी HCF. जी बात सही है एकदम, कि अगर आप इस रिलेशन का इस्तेमाल किस में कर सकते हो? अगर LCM दिया है तो HCF निकाल लो, और HCF दिया है तो LCM निकाल लो. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अगली थ्योरम की, जो हमारे पास पहली थ्योरम है, जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम. ये देखिए आपके सामने पहली थ्योरम जो आपको दिखाई दे रही है वो है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम. आखिर क्या कहती है ये थ्योरम, हम जानते हैं इसके बारे में. ओके, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम की, तो हमें क्या समझना चाहिए इससे? आपने सिंपल आज तक डिवाइड किया है, तो जैसे आप 24 को डिवाइड करते हो किससे? 9 से, तो आपके पास कोशेंट आता है 2 और रिमाइंडर आता है 6. तो देखो, इस 6 को देखो और 9 को देखो, बनने वाला जो रिमाइंडर है हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है. जैसे यहाँ पर 2 है, ये 5 है, ये जो 2 वैल्यू है हमेशा 5 से क्या है? छोटी है. ओके, तो आप यदि किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा आपके डिवाइज़र से छोटा होता है. तो रिमाइंडर इज़ ऑलवेज लेस देन डिवाइज़र. ठीक है, अब इसी चीज़ को स्टेटमेंट फॉर्म हम दे दें. ये देखिए, हमने स्टेटमेंट फॉर्म दे दिया, दैट इज़ फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर A एंड B. अगर आपके पास कोई नंबर A और B हैं, और अगर आप A को B से डिवाइड कर रहे हो, और डिवाइड करने के बाद कोशिएंट आपका आ गया Q और रिमाइंडर आपके पास आ गया R, तो याद रखना आप क्या लिख सकते हो? A = BQ + R. बट जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी कम से कम 0 हो सकती है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिमाइंडर क्या हो सकता है? B से कम. मतलब रिमाइंडर B भी नहीं आएगा, मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना, वो भी रिमाइंडर नहीं आएगा, उससे कुछ कम आएगा. ठीक है ना, और बोर्ड पर इसके डिटेल्स को आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, we also notice that Q and R only the integers satisfying the relation 1, which is nothing but a restatement of the long division process that we have been doing performing. तो ये कुछ नहीं है, ये एक लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस का ही स्टेटमेंट है. अपने लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस पढ़ी हैं प्रीवियस क्लासेस में, ये उसका ही स्टेटमेंट था. ओके, नाउ वी आर इन पोजीशन टू मेक ए फॉर्मल स्टेटमेंट. अब देखो, लेमा क्या होता है? मतलब एक्चुअली एल्गोरिथम की मैं पहले बात करूँगा. तो अगर आप किसी रिज़ल्ट को प्राप्त करने के लिए एक ही प्रोसेस को बार बार लगाते हो, तो उसको बोलते हैं अपन एल्गोरिथम. ओके, और लेमा का मतलब होता है कि कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं. तो जो फिक्स रूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लेमा. तो यहाँ पर हमारे पास अगर दो नंबर हैं,
तो इसका स्टेटमेंट बन रहा है फॉर ए गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पेयर ऑफ नंबर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस r वेयर r इज़ बिटवीन 0 टू b। r की वैल्यू 0 से लेके b तक लाई होगी। इंटीजर्स q एंड r कॉल द कोशिएंट एंड रिमाइंडर, ये बात तो पता है। अब रिमार्क्स पढ़ लेते हैं। रिमार्क्स क्या है? द above result perhaps known for a long time but was recorded in the book 7th of Euclid's एलिमेंट्स की मेरे ख्याल से यूक्लिड ने कुछ बुक लिखी थी, 7 या 8 बुक थी, उसमें से शायद 8 बुक थी, उसमें से 7th वाले में इसको लिखा गया है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम इज़ बेस्ड ऑन दिस लेमा। ठीक है। एन एल्गोरिदम मीन्स ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू गिव ए प्रोसीजर टू सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब लेमा क्या होती है कि अगर आप कुछ वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं और आप अपने कुछ आंसर को प्राप्त करने के लिए उन वेल डिफाइंड रूल्स को फॉलो करते हैं, लगाते हैं, तो वो जो प्रोसेस कहलाती है उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। द वर्ड एल्गोरिदम इज़ द लैटिन ट्रांसलेशन of the name of the 9th century Persian mathematician अबू ज़फ़र मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। तो भाई ये कोई मैथमेटिशियन है, उसका ये एल्गोरिदम, इसका लैटिन ट्रांसलेशन है इसके नेम का। अरे बाप रे, तो इसको कौन याद करेगा? कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सियन मैथमेटिशियन था अबू ज़फ़र मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। नो नीड टू रीड दिस, मतलब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। बस हमको तो समझ में आ गया ना कि एल्गोरिदम होता क्या है। लेमा क्या है? लेमा इज़ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्मॉल थ्योरम विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम। जी हाँ, अगर आप एक छोटे से स्टेटमेंट का इस्तेमाल एक बड़े से स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हो तो वो छोटा सा स्टेटमेंट क्या कहलाता है? वो छोटा सा स्टेटमेंट कहलाता है आपका लेमा। ओके, जैसे कि आप इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल अभी बहुत बड़े बड़े भारी और भरकम स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करोगे, इसलिए इसको यूक्लिड का लेमा कहा जाता है। ओके, although we have stated Euclid division algorithm for only positive integer, it can be extended for all integer except b is not equal to 0। जी हाँ, तो ये किसी भी इंटीजर के लिए इसको मतलब कि बढ़ाया जा सकता है, बट नेगेटिव नंबर का केस हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको भूल जाइए। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिदम दैट कंप्यूटर कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट। हाँ जी, ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम थी, ये ऐसा वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिदम, ये मतलब एल्गोरिदम का पहला एग्जाम्पल सामने बन के आया जिसको कंप्यूटर भी प्रोग्राम्ड आउट कर सकता था, जिसमें कंप्यूटर में भी प्रोग्रामिंग करवाई जा सकती थी। ओके, अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के एप्लीकेशन हमारे पास आ गए, जो कि हमसे पूछा जाता है। यूज़ ऑफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम लेमा प्रोवाइड एन एक्सेलेंट टेक्निक टू कंप्यूट HCF। मतलब हम HCF निकालने में, खासकर बड़े नंबर का HCF निकालने में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। इन अर्लियर क्लासेस द अपर प्राइमरी स्टेज वी फाइंड द HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके पहले हमने HCF किस मेथड से फाइंड किया है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मगर अब हम HCF कैलकुलेट करने के लिए कितने नंबर्स का? 2 या 3 नंबर्स का HCF कैलकुलेट करने के लिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, 3 स्टेप वर्किंग रूल ऑफ फाइंड द HCF। अब हम वर्किंग रूल के बारे में पढ़ रहे हैं। 3 स्टेप का वर्किंग रूल होता है कि हम कैसे इस वर्किंग रूल का यूज़ करके HCF निकाल पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 2 नंबर हैं जिसमें एक नंबर है A और एक नंबर है B, और A नंबर B से बड़ा है। तो पहला स्टेप, आप A को B से डिवाइड करो और स्टेटमेंट फाइनलाइज करो कि A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस R, और लिखो कि R की वैल्यू 0 से लेके B के बीच में होगी। श्योर हो जाइए। ओके, और तीनों नंबर की पहचान पता कर लीजिए। अब देखिए, अगर R 0 आ गया तो B आपका HCF होगा, मतलब जो डिवाइज़र है, अगर R 0 आ गया, रिमाइंडर यदि 0 आ गया तो B HCF होगा। बट यदि रिमाइंडर 0 नहीं है तो आपको फिर से यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम लगानी पड़ेगी। किसमें? B में और R में। जाहिर सी बात है कि B बड़ा होगा और R छोटा होगा, तो B को R से एक बार फिर से डिवाइड करोगे
और ये प्रोसेस आप तब तक लगाते जाओगे जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। इस तरीके से रिमाइंडर ज़ीरो आने के वक्त जो आपका डिवाइज़र रहा होगा, सपोज़ उस डिवाइज़र का नाम यहाँ पर डी बोला गया है, तो वो आपका HCF बन जाएगा। ओके, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। अभी शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि ये कैसे होता है। ओके, we may recall the HCF of two positive integer a and b as the great largest positive integer d that divide both a and b completely। सही बात है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम वर्क्स बिकॉज a, b इक्वल्स टू HCF d, r। जी हाँ, तो चाहे आप a, b का HCF निकालो या d, r। d क्या था? लास्ट डिवाइज़र, और r फाइनल रिमाइंडर था। ओके, ये हो गया। The above three-step working rule can be extended to find the HCF of the three positive number। जी हाँ, आप चाहें तो इसका यूज़ 3 पॉजिटिव नंबर, मान लीजिए कोई नंबर ये है, कोई नंबर B है, कोई नंबर C है, इनका भी आप HCF निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक ना? तो आपको पहले अभी एग्जांपल्स हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 नंबर का HCF कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, ये एक इलस्ट्रेशन है जिससे आपकी बहुत सारा क्लियर हो जाएगा आपको कि आखिर हम करते क्या हैं। a इक्वल टू 237, b इक्वल्स टू 81। हमको 2 नंबर दिए हैं जहाँ पर दिख रहा है a ग्रेटर देन b, तो हमको HCF निकालना। ओके, तो भाई HCF निकालने का प्रोसीजर क्या है? 237 को 81 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 75। अब देखो, ये है 81, ये है 75। अगेन आप 81 को 75 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 6। 75 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 3। और फाइनली 3 को आप 3 से 6 को डिवाइड करो, रिमाइंडर आ गया 0। तो लास्ट केस में जो आपका डिवाइज़र बचा है वो होगा आपका HCF। तो ये HCF 3 हो गया। अब हम आपको एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट बता रहे हैं जो कि बहुत काम का है। ओके, और उस रिज़ल्ट को सीखना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि हायर लेवल के क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। और अब देखिए, हम आपको एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट के बारे में बता रहे हैं, जिस रिज़ल्ट की यहाँ पे बात की गई है। टू ऑब्टेन एन इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट बट वन स्टेप एंड सक्सेसिवली एलिमिनेट द प्रीवियस रिमाइंडर एज फॉलोज। ये अगर इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो हॉट्स कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, इसलिए अगर आप थोड़ा सा बेसिक वीक हैं आपके तो आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। ओके, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे आपके पास कोई नंबर अभी आया है 3, तो 3 जो होगा वो डिवाइड किसको करेगा? 237 को भी डिवाइड करेगा और 81 को भी डिवाइड करेगा। तो हम एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि 3 इक्वल टू 237 टाइम ऑफ x प्लस 81 टाइम ऑफ y। मतलब यदि हम कुछ करें, इसका कुछ मल्टीपल ले लें और इसका कुछ मल्टीपल ले लें, तो इनके मल्टीपल की सॉल्विंग से ये 3 हमारे पास आ सकता है। ओके, तो सवाल उठता है कि ये x और y क्या हो सकता है। तो ऐसा यदि कभी क्वेश्चन आए तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। देखिए कि 3 कैन बी रिटन एज 75 माइनस 6 इंटू 12। कहाँ से आया? यहाँ से। आप रिमाइंडर को पकड़ो, 3 इक्वल्स टू, फिलहाल यहाँ पे प्लस था, भूलना नहीं, 3 इक्वल्स टू 75 माइनस 6 इंटू 12। अब आप ये 6 को वापस एलिमिनेट करो, तो 6 को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास देखिए 6 को एलिमिनेट करेंगे तो ये बनेगा 81 माइनस 75 इंटू 1। तो 81 माइनस 75 इंटू 1 प्लस 12। ओके, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 75 माइनस 12 इंटू 81। ओके, एंड माइनस माइनस प्लस 75 इंटू 12। अब आपके पास इसको सॉल्व किया, 75 कितने बार है? 12 बार है, और 75 एक बार और है, तो आप 13 इंटू 75 माइनस 12 टाइम ऑफ 81। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या बचा था। अगेन आप पहले स्टेप में देखो तो 75 आपके पास रिमाइंडर था, तो उस 75 रिमाइंडर को एलिमिनेट करोगे तो कैसे बनेगा? 75 इक्वल टू 237 माइनस 81 क्रॉस 2 ये आएगा। तो इसको यहाँ रिप्लेस कर दो, तो 75 की जगह
237 माइनस 81 क्रॉस 2 और 12 क्रॉस 81, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी 13 टाइम्स ऑफ 27 और 13 टू जा 26 टाइम ऑफ 81, इसको और इसको सिंप्लीफाई कर लो। फाइनली ये हो गया 13 टाइम्स ऑफ 237 एंड समथिंग टाइम्स ऑफ 81, तो ये सॉल्व होके हमारे पास कुछ मिल जाएगा हमको। ओके, तो ये 13 टाइम्स हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 38 टाइम्स। 6 + 2 8 एंड 2 + 1 3। तो देखिए 3 कैन बी रिटन एज 13 टाइम्स ऑफ 237 माइनस 38 टाइम्स ऑफ 81, मतलब आप इसको 237x + 81y में कन्वर्ट कर सकते हैं। x की वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई। फाइनली x कितना आ गया आपके पास 13 और y आ गया -38। मे बी आपको अभी ये समझ में नहीं आया हो, बट आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसको कर सकते हैं। ओके, विच लीड टू ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल डेट d = ax + by फॉर सम इंटीजर x एंड y। मतलब को जो आपका HCF आया है ना फाइनली d, आप उसको अपने जो नंबर्स थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। आपको मे बी x और y कैलकुलेट करने को पूछा जा सकता है, तो ये वाली भी बात हो गई। रिमार्क, ax + by इज़ कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b। मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है, लीनियर कॉम्बिनेशन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ HCF एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन इज़ नॉट यूनिक। जी हाँ, लीनियर कॉम्बिनेशन का कोई एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। ओके, काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो d के लिए। d = xa + yb। देखो इसके बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं कि ये काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। ओके, तो देखेंगे ये यूनिक कॉम्बिनेशन क्यों नहीं होता है। अगर आप d = xa + yb बनाएंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, xa + yb और प्लस ab माइनस ab कर देंगे तो एक नया कॉम्बिनेशन आपके पास a और b का बन जाएगा। ओके, इसको इस एग्जांपल में देखते हैं। अभी तक देखिए हमने यहाँ पर a 13 निकाला था और b निकाला था कितना -38, बट यदि मैं इसमें 237 और 81 को एक बार ऐड कर दूं और एक बार सबट्रैक्ट कर दूं, तो आप देखो 237 का फिर से पेयर क्या बनेगा 13 + 81 और इसका पेयर क्या बनेगा 81 का जो बनेगा -38 - 237। तो एक फिर से हमारे पास x और y की वैल्यू कितनी आ गई 94 और -275। x डैश एंड y डैश, x डैश की वैल्यू 94 और y डैश की वैल्यू 275। मतलब समझा ये जा सकता है कि ये यूनिक नहीं है, x डैश की इक्वल नहीं है, y डैश की इक्वल नहीं है, which shows that linear combination represent the HCF of two positive integer not unique. We shall now consider some illustrative example। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। ये पहली एक्सरसाइज हो गई है, अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट, the values of the remainder are when positive integer a is divided by 0 and 1, justify your answer। तो हाँ, रिमाइंडर की वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच में होगी, 0 इंक्लूड होता है, तो रिमाइंडर विल बी 0 1 2, नो प्रॉब्लम, दिस इज ईजी क्वेश्चन। A positive integer can be written in the form of 3q + 1. Being a natural number, can you write the square of any number other than 3m + 1? That is 3m or 3m + 2 for some integer m. तो भाई 3q + 1 का होल स्क्वायर ले लो। ओके, तो दैट इज़ 9q² + 6q + 1, इसको हम लिख सकते हैं 3m + 1। हाँ, तो ये बात तो सही है कि हम 3m + 1 की फॉर्म में स्क्वायर को लिख सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे ये कुछ ना कुछ इंटीजर बन जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 6 इज़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो 3 नंबर ले लो, x + 1 x + 2, ऑलवेज डिविजिबल बाई 3, एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स इज़ डिविजिबल बाई 2 and 3। बिकॉज इसमें जो फैक्टर बन रहे हैं 3 टुकड़े, इनमें से कोई 2 टुकड़े जो होंगे वो 2 या 3 से डिवाइड होंगे। तो ये नॉलेज की बात से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है, कोई इसका बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। हैंस द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ डिविजिबल बाई 6। तो इससे बेहतर रेजोल्यूशंस मैं आने वाले टाइम में आपको दूंगा। यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज NCERT का है और इसको देखते हैं हम।
तो यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो डिवीज़न एल्गोरिथम लगा करके कंटिन्यूसली जैसा कि आप देख रहे हैं, और फाइनली हमारे पास HCF कितना आ रहा है, HCF आ रहा है 45। नेक्स्ट फिर से डिवीज़न एल्गोरिथम लगाएंगे और हमारे पास HCF कितना आएगा, 196 आ गया, क्योंकि एक बार में ही रिमाइंडर 0 प्रोड्यूस हो चुका है, तो हमारे पास HCF ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए 867 255 आप डिवीज़न एल्गोरिथम लगाइए, लगाते जाइए, ओके, और फाइनली आपके पास रिमाइंडर डिवीज़र कितना आ रहा है, 51। सो आंसर इसका हुआ 51। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो इसका स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है। आप पहले इन दोनों से 6 को माइनस कर लीजिए और उसका HCF निकाल लीजिए। जो HCF होगा वही आपका आंसर होगा, ओके। तो यहाँ तक की प्रोसेस आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, इसके बाद आपने फिर से सॉल्व किया तो आपके पास टोटल कितना आ गया, फाइनली 87 विल बी योर HCF। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम आ गई है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड दिस 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 लिविंग रिमाइंडर दिस दिस दिस। तो फिर से उस सबको माइनस कर लो और तीनों का HCF निकाल लो, ये HCF होगा। HCF ऑफ 3 नंबर इज़ द HCF ऑफ एनी 2 ऑफ देम एंड द थर्ड नंबर। हाँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि जो 3 नंबर का HCF होता है दैट इज़ द HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स ऑफ देम एंड द थर्ड नंबर। 2 नंबर का HCF निकाल लो और उसके साथ तीसरे नंबर का HCF कर दो। तो ये भी डिटेल में हम इसको आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। इफ़ D इज़ द HCF ऑफ 45 एंड 27, तो आपको 27 और 45 की फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन बच्चों आप इसको न्यू समझ लो, क्योंकि बहुत से बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि इसको कैसे लिखा जाए, ठीक ना। तो यूक्लिड मतलब आपको 27 और 45 की फॉर्म में लाना है, तो पहले तो आपको पूरा सॉल्व करके आपको इसका HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF कितना आ गया आपके पास, 9। अब एक स्टेप पहले से स्टार्ट करो, 27 इक्वल्स टू 18 प्लस 1, तो 9 की वैल्यू निकाली, 18 माइनस 1। अब 18 को रिप्लेस करो यहाँ से 45 से, तो 45 माइनस 27 इंटू 1, इसको 45 को ब्रेक कर दो। और फिर आपको किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, देखिए, नहीं, किसी को नहीं, क्योंकि आपके पास 27 और 45 ही क्वेश्चन है। तो फाइनली आपके पास 27 और 45 की एक्सप्रेशन बन रही है। देखो 27 टाइम्स ऑफ 4 45 टाइम्स ऑफ 1, तो इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हॉट्स है, इसमें आपको टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, आप टाइम लीजिए और इसको करिए। सो दैट एनी पॉजिटिव नंबर इन द फॉर्म ऑफ 3Q प्लस 1 एंड 3Q प्लस 2, पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम 3 केस ले लेंगे, R इक्वल टू 0 में 3Q आ जाएगा, R इक्वल टू 1 RQ प्लस 2, ऐसा हो जाएगा, ओके। देन 1.9, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2Q। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, NCERT का पहला एग्जाम्पल है ये, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये, ओके। 2Q और 2Q प्लस 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 4Q प्लस 1 4Q प्लस 3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आप इसको 4Q प्लस R ले लेंगे, ओके, और रिमाइंडर्स कितने होंगे, 1 प्लस 3। तो ऑड इंटीजर के लिए केसेस बना दीजिए, सोल्यूशन देख लीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके, सिंपल है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगेन वैसा ही लगभग क्वेश्चन है, तो अलग अलग केस ले लीजिए, इवन के लिए सॉल्व कर लीजिए और ऑड के लिए सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से इसका भी आप आंसर कर सकेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2K 8K प्लस 1। तो आपको पहले ऑड इंटीजर लेना पड़ेगा स्क्वायर का। तो ऑड इंटीजर आप क्या ले सकते हो, क्योंकि 8 चाहिए इसमें, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर स्क्वायर चाहिए, तो ऑड इंटीजर आप ले लो 4K प्लस 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 की फॉर्म में आएगा, तो 4K प्लस 1 ले लिया, ये भी ऑड होता है, ओके। तो ये 4K प्लस 1 में चांसेस क्या होंगे, 4K प्लस 1 4K प्लस 3, 2 ही तो ऑड होंगे अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे। तो ये हमारे पास आ गया, इट इज़ एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ 8K प्लस 1। स्क्वायर जो होगा ऑड नंबर का वो 8K प्लस 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नो प्रॉब्लम। शो दैट एन स्क्वायर माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाई 8, ओके।
फॉर एन इज़ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर से यहाँ पे 4q+1 ले लो, 4q+3 ले लो और इसको सॉल्व करो तो n² - 1 निकालो, तो ये कितना आ रहा है 8 टाइम्स आ रहा है, यू कैन राइट इट 8m, नो प्रॉब्लम। और जब इसको आपने 4q+3 लिया तो फिर से ये कितना आ गया आपके पास, फिर से ये आ गया 8m की फॉर्म का, तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको ही करने हैं, ओके 8 की फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रूव दैट x एंड y बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, देन x² + y² इज़ इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। अगर दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं तो x² y² जो होंगे इवन होंगे बट 4 से डिविजिबल नहीं होंगे, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो आपके पास एक नंबर x लेना है, एक नंबर y लेना है, दोनों को स्क्वायर करना है और फाइनली सॉल्व करके क्या आ रहा है, ये 4k+2 की फॉर्म का आ रहा है, जो कि इवन तो है बट डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 2 बच रहा है, तो ये भी बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तो 3 कंसेक्यूटिव इज़ डिविजिबल बाई 6। ऐसा एक क्वेश्चन हमारे पास आया था 1 मार्क्स का अभी, तो उसको हमने ऐसे ही कर दिया था, बट इसमें देखेंगे 3 कंसेक्यूटिव नंबर आप और 3 एनी कंसेक्यूटिव नंबर मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3q, 3q+1 और 3q+2, ओके। तो यहाँ पर since the positive number is of the form 3q, 3q+1, 3q+2 for some integer q, so suppose a+1 are any 3 consecutive integer, ठीक है ना। तो हमारे पास a ले लो 3q, तो a+1 क्या हो जाएगा 3q+1 और b हो जाएगा 3q+2, ठीक है। तो आप यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 6 से मल्टीप्लाई फॉर्म में आ रहा है। नेक्स्ट, अगर आप a = 3q+1 लेते हैं, ठीक है ना, तो ये 6 की फिर से फॉर्म में आ रहा है, और a = 3q+2 लेते हैं तो ये आपके पास फिर से 6k का मल्टीप्लाई आ रहा है। मतलब हर केस में ये नंबर जो है, ये जो होगा नंबर, ये 6 से डिविजिबल होगा, ओके। प्रूव, क्या था क्वेश्चन, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, ओके। तो यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव नंबर माने गए हैं 3q, 3q+1 और 3q+2 माने गए हैं। एक डाउट यहाँ पर आपको बन सकता है कि 3 से डिविजिबल ही क्यों लिए हैं आपने, तो आप कोई भी नंबर ले लें, 2 से डिविजिबल भी ले लें, तो आई फील आपका आंसर आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। ये थोड़ा सा हॉट्स कैटेगरी में आ रहा है ये क्वेश्चन, हॉट्स, तो इसको आप अलग से पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रूव दैट 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n+2 n+4 इज़ डिविजिबल बाई 3, ओके, वेयर n। तो सिंस एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो वो किस फॉर्म में होगा, 3q से होगा, 3q+1, 3q+2। तो अगर आप n ले रहे हो 3q, तो 3q n ले लोगे, फिर n+2 ले लोगे तो 3q+2, और n+4 ले लोगे तो 3q+4। तो ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, बट ये डिविजिबल है, तो एक बात हो गई। अब 3q+1 के कॉरस्पॉन्डिंग केसेस बनाइए 3, तो 3 केसेस बनेंगे, तो इसमें आपका सेकंड वाला पार्ट जो है डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में, ओके, लास्ट वाला केस n = 3q+2 लेकर के बनाइए। कौन से नंबर, मेरे ख्याल से n+2 था और n+4, तो आप ये नंबर लेकर के बनाइए 3 के, तो ये नंबर लेकर के आप 3 केसेस बनाएंगे तो क्या होगा, thus n+4 इज़ डिविजिबल बाई 3 बट n एंड n+2 आर नॉट डिविजिबल बाई 3, क्लियर है। तो ये लास्ट वाला जो केस है वो डिवाइड हो रहा है, मतलब तीनों में से कोई एक ही एट ए टाइम डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम, इन ए ग्रुप of 20 boys and 15 girls divided into the n groups so that each group x boy is y girls, find x y and n the value referred to a class। तो भाई देखो n ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, HCF लेना पड़ेगा, ओके। तो HCF ले लिया, मतलब हर ग्रुप में कितना बच्चा रहेगा, 5 बच्चे रहेंगे। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, सॉरी टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप्स 5 बनेंगे, ओके। टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने बनेंगे, 5 ग्रुप बनेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ़ बच्चों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दोगे
तो 7 आ गए ग्रुप्स। अब बॉयज़ के कितने ग्रुप्स हैं? 20 हैं। ओके, बॉयज़ के 20 ग्रुप्स हैं, 20 स्टूडेंट हैं बॉयज़, टोटल स्टूडेंट बॉयज़ 20 हैं। और नंबर ऑफ़ ग्रुप इसमें 5 का आप डिवाइड कर दीजिए। ये यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ़ ग्रुप्स, बट ये नंबर ऑफ़ ग्रुप्स नहीं होना चाहिए, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, ये कंफ्यूज कर रहा है। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हर ग्रुप में कितने होंगे? 5। तो टोटल ग्रुप, टोटल बच्चे डिवाइड बाई एक ग्रुप में बच्चे, तो कितने हो गए? 7 ग्रुप बन गए। अब बॉयज़ के कितने बनेंगे? 4 ग्रुप, और गर्ल्स के बनेंगे 3 ग्रुप। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है। ओके, ये वैल्यूज़ हैं, इसकी वैल्यूज़ जो लिखनी है आप लिख सकते हैं कि ग्रुप्स में पढ़ाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नेक्स्ट, टेस्ट योर नॉलेज 1.1 एक्सरसाइज आप पूरी की पूरी करिए और इसके क्वेश्चंस लगाइए, और इनके सभी के सल्यूशन मैं आपको अपने फेसबुक ग्रुप में अपलोड कर रहा हूँ। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मेरे फेसबुक अकाउंट में जाके मेरे ग्रुप से ज्वाइन होइए। ओके, क्लास 9th स्टडी बाय लोकेश सर, CBSE क्लास 9 बाय लोकेश सर, 9425184292, उसमें जाके आपको इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, डिटेल्ड सोल्यूशन मिलेंगे। आंसर तो मैं आपको यहीं दे रहा हूँ, ये देखिए इनके आंसर्स। ये भी कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको करके लाएंगे। देन ये हैं इसके आंसर्स, तो ये सब का सब काम आपको करना है।